स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। 26 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होंगे। हरियाणा करनाल सीट पर भी विधानसभा उपचुनाव का ऐलान हुआ। छठे चरण में हरियाणा में लोकसभा चुनाव के साथ करनाल सीट पर उपचुनाव की तारीख भी सामने आ गई। करनाल विधानसभा उपचुनाव 25 मई को होगा। करनाल सीट मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद खाली हुई। 25 मई को हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, चुनाव होगा और इसी दिन यहां उपचुनाव करनाल में होगा। आपको बता दें कि यहां से विधायक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। अब यहां लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा का उपचुनाव होगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, जबकि 4 जून को मतगणना होगी। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। इन लोकसभा चुनाव के साथ ही 26 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी होंगे। इसी दौरान करनाल में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान हुआ। 19 अप्रैल को होगा लोकसभा चुनाव का पहला चरण। 4 जून को होगी लोकसभा चुनाव की मतगणना। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। 26 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी होंगे, जिसमें हरियाणा का करनाल विधानसभा का उपचुनाव भी शामिल है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी इन लोकसभा चुनाव के दौरान ही होंगे। 26 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होंगे। करनाल में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान हुआ। 19 अप्रैल को पहला चरण, 4 जून को मतगणना। बड़ी खबर, 4 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव भी होंगे। 26 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होंगे और करनाल विधानसभा में उपचुनाव भी लोकसभा चुनाव के दौरान होगा, एक साथ होंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। चुनाव आयोग ने आज चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। तो 1 जून को 7वें चरण में 57 सीटों पर मतदान होना है। 4 जून को वोटों की मतगणना होगी, वोटों की गिनती होगी। चुनाव ऐलान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया, बीजेपी एनडीए चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। लोकसभा चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो इस लोकसभा चुनाव के दौरान ही कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे और कई उपचुनाव भी इस दौरान होंगे। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का पहला चरण यानी कि आगाज होगा। 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होगी। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी इस दौरान होंगे। लोकसभा चुनाव के साथ 19 अप्रैल को होगा लोकसभा चुनाव का पहला चरण। 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होगी। 19 अप्रैल को होगा लोकसभा चुनाव का पहला चरण। शुरुआत हो जाएगी वोट डलने की। 4 जून को नतीजे आएंगे, साफ हो जाएगा देश में किसकी बनेगी सरकार। हालांकि विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उपचुनाव भी होने हैं। विधानसभा के उनके नतीजे भी इसी दिन आएंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान होगा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीटों पर चुनाव होगा। 7 मई को तीसरे चरण में 94 सीटों पर चुनाव होगा। 13 मई को चौथे चरण में 96 सीटों पर मतदान होगा। 20 मई को 5वां चरण 49 सीटों पर मतदान होगा। 25 मई को छठे चरण में 57 सीटों पर चुनाव होगा। हरियाणा की 10 सीटें भी शामिल हैं इसी में। 1 जून को 7वां चरण 57 सीटों पर मतदान। 4 जून को मतगणना होगी। करनाल में उपचुनाव होना है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद यह विधानसभा की सीट खाली हुई थी। यह का सियासी घमासान भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि यहीं से मनोहर लाल लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और यहीं विधानसभा का उपचुनाव होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे करनाल विधानसभा से, यह लगभग साफ है। ऐसे में इस उपचुनाव पर भी नजर है। 10 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव के साथ साथ करनाल विधानसभा में उपचुनाव भी होगा। देवेंद्र कथोरिया एसोसिएट एडिटर जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनके पास चलते हैं। देवेंद्र, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और जिस हिसाब से हरियाणा में तैयारियां चल रही हैं उसको किस तरीके से देखते हैं, और लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा उपचुनाव यानी करनाल की सीट पर भी मतदान होगा? देखिए पंकज, बिल्कुल करनाल अभी तक सीएम सिटी रहा है। जब तक मनोहर लाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया था, सीएम सिटी है। उसी सीएम सिटी में हालात
राजनीतिक जो स्थिति है बहुत दिलचस्प बन गई है। जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, ऐलान हो चुका है और चुनाव आयोग ने भी ऐलान कर दिया कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करनाल में होगा। तो एक तरफ तो मुख्यमंत्री उपचुनाव के लिए वोट मांगेंगे और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी वोट के लिए, लेकिन वो लोकसभा चुनाव के लिए लोगों से वोट की अपील करते नजर आएंगे। दिलचस्प इसलिए भी कि एक ही पार्टी के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री दोनों इकट्ठे भी वोट की अपील करेंगे या अलग अलग जाकर भी। तो राजनीतिक हालात बिल्कुल दिलचस्प हो गए करनाल में जी। और लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखा जाए, जिस तरीके से बीजेपी ने अब तक कांग्रेस से ये कहें कि आगे चल रही है उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर, लेकिन अभी बाकी सीटों पर उम्मीदवारों का आना बाकी है, उस पर भी नजर है सबकी। देखिए, कांग्रेस की रणनीति शुरू से ही लग रही थी। तैयारियों की बात करें, रणनीति की बात करें, उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की बात करें, हर स्थिति में बीजेपी आगे है और ये लीड उसने ली हुई है। कांग्रेस का सब कुछ जो तैयारियां हैं, एक्टिविटीज हैं, स्क्रीनिंग कमेटी जी। आवाज में थोड़ा तकनीकी व्यवधान आ रहा है। डॉक्टर महेश कुमार भी जुड़ रहे हमारे साथ, एसोसिएट एडिटर। महेश, आपके पास हम आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव का ऐलान और हरियाणा की 10 सीटें बड़ी अहम सीटें, और यहां पर एक बार फिर से बीजेपी जीत का दावा कर रही है। कितनी तैयार सियासी पार्टियां हैं? ऐलान के बाद क्या कोई बदलाव देखने को मिला है या देखने को मिलेगा रणनीति में? देखिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि तैयारियों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने मुकम्मल तैयारियां करने की कोशिश की है, लेकिन बदली परिस्थितियों में यहां कांग्रेस पार्टी भी अपने लिए एक बेहतरीन ग्राउंड देख पा रही है। उन्हें लगता है कि 10 लोकसभा सीटों पर दिलचस्प मुकाबला कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके अभी उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस पार्टी असमंजस की स्थिति में बनती हुई नजर आ रही है और अभी तक भी किसी तरह का निर्णय कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं किया गया। सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण कोई बात है तो इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस तरह के उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। दरअसल बड़े नाम के साथ, पुराने नाम के साथ, पुराने नेता के साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी चलती हुई नजर आई थी, लेकिन क्या जिताऊ उम्मीदवार के साथ कांग्रेस पार्टी चलने जा रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और अगर जिताऊ उम्मीदवार के साथ कांग्रेस पार्टी चलने जा रही है, उम्मीदवार के तौर पर उसका चयन कर लिया जाता है, तो अलग अलग लोकसभा सीटों पर दिलचस्प मुकाबला हरियाणा प्रदेश में 10 सीटों पर देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि राहत अगर 2 सीटों पर देखी जाए तो सबसे ज्यादा गुरुग्राम सीट पर और फरीदाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपने लिए राहत देख सकती है। इसके अलावा जो बाकी 8 लोकसभा सीटें हैं वहां पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। संभावनाओं के लिहाज से हाल फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी किस तरह के उम्मीदवारों का चयन करती है, कौन से दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारती है और किस तरह का गणित यहां पर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने रखने की कोशिश करती है, कांग्रेस की बिसात क्या होगी, इसी पर जो पूरा चुनावी घमासान है वो निर्भर करता हुआ नजर आएगा। 10 लोकसभा सीटों पर किस तरह के उम्मीदवारों का चयन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाएगा, इसी पर आगे का जो चुनावी माहौल है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि चूंकि काफी लंबा अंतराल यहां पर प्रचार को लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों के, तमाम राजनीतिक दलों को हरियाणा प्रदेश में मिला है। 25 मई की तारीख यहां पर चुनाव को लेकर दी गई है, तो ऐसे में अब किसी भी तरह की जल्दबाजी यहां पर ना तो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवारों के चयन को लेकर रहेगी और ना ही कांग्रेस पार्टी को। फिलहाल चूंकि बीजेपी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी ये जरूर कोशिश करेगी कि कम से कम इन सीटों पर तो उम्मीदवारों का चयन वो कर ले, ताकि ऐसा ना हो कि अपर एज प्रचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी चूंकि उनका नाम तय हो चुका है तो उसे हासिल हो। फिलहाल इंतजार कीजिए, अगले 2 दिनों के भीतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चयन कर लेंगे। जी देवेंद्र, आपके पास हम आ रहे हैं। सवाल ये कि जो बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को अब तक उतारा है, इसमें यह देखने को मिला कि बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। इन उम्मीदवारों को किस तरीके से देखा जाए? अशोक तंवर की बीजेपी में एंट्री हुई तो उसका इनाम भी मिला, लेकिन बाकी उम्मीदवारों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए पंकज, 6 उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने अभी तक की है। 6 में 4 वो पुराने चेहरे हैं जिन पे पार्टी ने भरोसा किया। हालांकि मुकाबला इस बार बहुत मैं मुश्किल नहीं कहूंगा, लेकिन आमने सामने का मुकाबला रहेगा। फरीदाबाद की परे, गुरुग्राम की बात करें, बंतो कटारिया, जो रतनलाल कटारिया बतौर सांसद रहते हुए उनकी मौत हो गई है, उनकी पत्नी को उतारा गया है। अशोक तंवर को इस सिलसिले से इसलिए उतारना जरूरी था कि वो पार्टी छोड़कर आए हैं, बड़ा चेहरा है, कांग्रेस के टाइम में वो सांसद रह चुके हैं सिरसा से, और इससे भी बड़ी बात प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, तो दूसरी पार्टी से आए थे। और बीजेपी की नजर भी थी कि जो दूसरी पार्टी के मजबूत चेहरे हैं,
जो क्षमता है जिनमें जीतने की उनको मिलाया जाए। और अशोक तंवर खुद ही आए हैं, उनको लड़ाना जरूरी था और शायद तभी वो मुख्य धारा में रह पाएंगे बीजेपी में रहते हुए। और एक जैसे बंतो कटारिया का उनका इसलिए कि सहानुभूति की एक महिला है, दूसरा सहानुभूति वाली वोट होगी। लेकिन गुरुग्राम फरीदाबाद में दोनों जगह जो दिल्ली से सटे हुए हैं, दोनों विकसित जिले हैं, उन्हीं चेहरों पर भरोसा किया गया। और भिवानी में धर्मवीर 2 बार जीत चुके हैं, लेकिन इस बार जैसे उनको टिकट मिला, लेकिन कुछ लोग शायद ये कह रहे थे कि 2 बार जीते हैं कि तीसरी बार जीतना शायद उनका उतना प्रोफाइल बड़ा नहीं है मेरे हिसाब से। 2 बार जीते हैं लेकिन उनको टिकट मिलना भी शायद हैरानी भरा है, लेकिन वो चुनाव प्रबंधन उनका अच्छा रहता है और बीजेपी ने उन पर फिर भरोसा किया है। तो 2 कैंडिडेट की टिकटें कटी हैं, करनाल से संजय भाटिया जिनके बारे में शुरू से चला रहा था कि टिकट बचेगी या कटेगी, बचेगी या कटेगी, आखिर कट गई है, वहां मनोहर लाल जी आए। और दूसरी टिकट सिरसा से सुनीता दुग्गल की कटी है, जहां रिप्लेस किया गया है अशोक तंवर को। देखना यह होगा कि 4 सीटों पर रोहतक वाला पेज फंसा हुआ है, जवाब सोनीपत इसमें वाला भी कि फंसा हुआ है। सुनीता दुग्गल के लिए कुछ देख पा रहे हैं, क्योंकि टिकट तो काट दी गई, सांसद रही हैं और काफी मुखर रहती थी अपने क्षेत्र को लेकर। और दूसरा, जब करनाल से संजय भाटिया नहीं तो संजय भाटिया कहां फिट होते हैं? देखिए, संजय भाटिया का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल रहा है, लेकिन उनके साथ 2 दावेदार और भी है। पूर्व मंत्री कमल गुप्ता जो हिसार से विधायक रहे हैं बीजेपी के, उनका नाम भी चल रहा है। और मनीष ग्रोवर जो पूर्व मंत्री हैं, चुनाव हार गए थे पिछला रोहतक से, वहां बीबी बत्रा जीते थे। तो मनीष ग्रोवर, कमल गुप्ता और संजय भाटिया, इन तीनों का नाम चल रहा है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि शायद मनीष ग्रोवर अभी रेस में और संजय भाटिया भी रेस में है, तीनों में से कोई एक चुना जाएगा। संजय भाटिया की टिकट कटने की वजह वो ये कि पब्लिक में ना जाना, कोई बड़ा काम नहीं किया जिसको अपनी उपलब्धि बता सके, इसलिए उनकी टिकट काटी गई और मनोहर लाल जी को भेजा गया। सुनीता दुग्गल के बारे में यह कहा जा रहा है इनकी टिकट इसलिए कटी कि वो किसानों के खिलाफ उन्होंने कुछ बयानबाजी की थी। और सिरसा पंजाब से लगता हुआ क्षेत्र है, जिला है, उसमें सिख किसान भी हैं और दूसरे किसान भी हैं। तो सुनीता दुग्गल का किसानों के बारे में टिप्पणी करना किसान आंदोलन के दौरान उनको लगता है भारी पड़ गया, क्योंकि किसान ज्यादा हावी है और फिर वहां जेजेपी और इनेलो का गढ़ भी है। तो शायद इसलिए चेहरा बदलना बीजेपी ने जरूरी समझे। उमेश, सिरसा की बात होती रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से यहां पर बदलाव किया और अशोक तंवर उम्मीदवार हैं, एक तो कास्ट वाइज आप देख सकते हैं, दूसरा आप क्षेत्र वाइज देख सकते हैं कि यहां पर वोटर कौन सा सबसे ज्यादा है। क्योंकि तंवर को जहां तक जाना जाता है, पहचाना जाता है, किसानों के साथ उनकी लॉबिंग अच्छी रहती है कहा जाता है। और देवेंद्र जिस तरीके से बता रहे हैं कि सुनीता दुग्गल थोड़ा यहां कमजोर पड़ी और इस वजह से यह सीट बदल दी गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना जो भी फैसला करती है वो सर्वे के आधार पर करती है और सर्वे यहां पर विपरीत फैसले देता हुआ नजर आ रहा था सुनीता दुग्गल को लेकर। और ठीक है, किसान आंदोलन के दौरान भी जो भूमिका सुनीता दुग्गल की रही वो नकारात्मक किसानों के लिहाज से मानी जा सकती है। किसान इस बात से नाराज थे और सुनीता दुग्गल का जो एक्सेप्टेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन किसी भी तरह की चिंता यहां पर भारतीय जनता पार्टी को सुनीता दुग्गल को लेकर करने की नहीं है, क्योंकि लोकसभा के तुरंत बाद ही विधानसभा के चुनाव होने और विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीके से किसी भी नेगेटिव टिप्पणी के साथ कोई भी उम्मीदवार अपने प्रोफाइल को खराब करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि लोकसभा नहीं तो विधानसभा की आरक्षित सीटों पर उन्हें एडजस्ट किया जा सकता है। उनके अपने लोकसभा क्षेत्र के आरक्षित सीटों पर जो है यहां पर सुनीता दुग्गल की नजर बनी हुई है। उन्हें लगता है कि अगर लोकसभा नहीं तो विधानसभा तो कम से कम पार्टी उन्हें टिकट से नवाजेगी ही। और इसी उम्मीद के साथ यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो रिप्लेस्ड चेहरे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटों का बंदोबस्त करते हुए नजर आएंगे। किसी भी तरीके से अपने नाम के साथ नेगेटिविटी जोड़ने की कोशिश ना तो संजय भाटिया की तरफ से मानी जा सकती है और ना ही सुनीता दुग्गल ऐसी कोई कोशिश करेंगे। फिलहाल अशोक तंवर पर दाव खेला गया है। अब अशोक तंवर कितने मजबूत साबित होंगे ये तय हो पाएगा कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार सामने आने के साथ ही। और यह भी मानकर चलिए कि संभावना इस बात की भी है कि कुमारी शैलजा खुद सिरसा से चुनाव मैदान में सामने आ जाएं। अगर कुमारी शैलजा अशोक तंवर के सामने चुनाव मैदान में आ जाती है तो यकीनन फिर अशोक तंवर और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली। उमेश, कांग्रेस की बात आपने कर ली, शैलजा को आप ले आए हैं, तो शैलजा के अलावा रणदीप सुरजेवाला को भी ले आते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को भी ले आते हैं। ये इसलिए क्योंकि ये लोग जब जनता के बीच में इससे पहले जा रहे थे, इनकी तमाम सभाएं हम लोगों ने देखी, यात्राएं देखी, ऐसा देखने को मिला कि विधानसभा चुनाव पर ज्यादा फोकस है, विधानसभा की बात ज्यादा कर रहे हैं, लोकसभा पर कम फोकस दिखाई दिया। या क्या ये बड़े चेहरे बीजेपी के खिलाफ हमें लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं?
देखिए, अगर साफ तौर से मैं कहूं तो कुमारी शैलजा खुद इनकार कर चुकी थी कि इस बार वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ एक अलग तरह की परेशानी और मजबूरी आप मान सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रही है। जो आरक्षित सीटें हैं लोकसभा के लिहाज से, 2 आरक्षित सीटें अंबाला लोकसभा क्षेत्र एससी के लिए आरक्षित है और सिरसा लोकसभा क्षेत्र एससी के लिए आरक्षित है। इन दोनों ही सीटों पर कुमारी शैलजा का जो सर्वे है वो बेहतरीन साबित हुआ है और कांग्रेस पार्टी में उनका कोई विकल्प हाल फिलहाल नजर नहीं आ रहा। बड़ा चेहरा अगर जो है दलित चेहरा उतारा जाना हो चुनाव मैदान में आरक्षित सीट पर लोकसभा का चुनाव हो, तो ऐसे में कुमारी शैलजा न सिर्फ अंबाला बल्कि सिरसा के लिए भी फिट साबित हो रही हैं। और जो सर्वे रिपोर्ट्स कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने आई, उन दोनों ही सर्वेज में यहां पर सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में कुमारी शैलजा सामने आई है। सबसे मजबूत कुमारी शैलजा, लेकिन परेशानी कांग्रेस पार्टी की है कि उनका कोई विकल्प जो है हाल फिलहाल मजबूत विकल्प नजर नहीं आ रहा। अगर अशोक तंवर को उतारा गया है तो जरूर यहां पर कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी कि चुनावी डगर में जो है मुश्किलात यहां पर अशोक तंवर के सामने खड़े किए जाएं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अशोक तंवर गए थे। तो ऐसे में यहां पर यह माना जा रहा है कि हालांकि अभी 50-50 की स्थिति कुमारी शैलजा के लिए बनी हुई है और जिक्र आप कर रहे थे कि तमाम दूसरे दिग्गजों को भी चुनाव लड़वाया जाए, तो यहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला तो चूंकि राज्यसभा के सांसद है राजस्थान से, तो वो साफ तौर से इस बात से इनकार कर चुके हैं। उनका काफी सारा कार्यकाल अभी बाकी है, तो ऐसे में किसी भी तरह की ऐसी कोई संभावना नहीं है कि राज्यसभा की सीट कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में खराब करने की कोशिश करे। जिक्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि रोहतक तो दीपेंद्र लड़ ही रहे हैं, उनका दूसरा इलाका सोनीपत लोकसभा सीट माना जाता है। सोनीपत लोकसभा सीट पर भूपेंद्र हुड्डा ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी गैर जाट को वहां पर एडजस्ट किया जा सके, जिससे जो एक अच्छा मैसेज है 10 लोकसभा सीटों के लिए भूपेंद्र हुड्डा अपने इलाके से दे पाए। फिलहाल मुझे लग रहा है कि कुमारी शैलजा को चूंकि पार्टी की मजबूरी है लड़ाना ही पड़ेगा। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहां पर दीपेंद्र हुड्डा रोहतक के चुनावी मैदान में ताल ठोकते जरूर नजर आएंगे।